ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे, आज के सेशन में कुछ चीजें जो है हम पेपर टू, ऑब्वियसली हमने बताया आपको कि जो 3 डेज है वो हम पेपर टू से संबंधित कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ थोड़ा आर्गुमेंट के संबंध में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं आर्गुमेंट के संबंध में। तो इट्स बेटर है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं आपके, वो बेस्ट सोर्स हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको देखें, उसको उसके संबंध में चीजों को समझें। एक जो बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से होते हो कि जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में हम किस ढंग से अप्रोच करें, आर्गुमेंट को किस ढंग से लिखें, ये प्रॉब्लम दोनों को होता है। जो हिंदी मीडियम के हैं उनके साथ भी है, इंग्लिश मीडियम के उनके साथ भी। यदि हिंदी माध्यम का देखा, हिंदी मीडियम वाले का देखा जाए, तो हिंदी मीडियम में आपके पास ऐसे में चॉइस है। ऐसे आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में लिख सकते हो। लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग जो है, वो आर्गुमेंट राइटिंग में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ओनली यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। अब कुछ टॉपिक के पहले हम नो डाउट आगे हम कुछ और चीजों को देखेंगे, आपके क्वेश्चंस क्यूरी भी लेंगे। लेकिन हम पहले कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको देखते हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन है तो किस ढंग से अप्रोच किया जाए। सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम शायद क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, हम उस क्वेश्चन को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको किस ढंग से चीजों को हैंडल करना है। तो देखो, जो आपके फॉर्मेट है, जो आर्गुमेंट में दो चीजें हैं, आइदर इस फॉर्म में आप कर सकते हो फॉर एंड अगेंस्ट, या हम सेकेंड ये करेंगे। तो मेरे ओपिनियन में जो दूसरा फॉर्मेट है वो ज्यादा बेटर ये है। अब एक्चुअल में एक और चीज है, जैसे आज एक हमने आर्गुमेंट का एक और टॉपिक, जो एक जो 21 में उनका सिलेक्शन हो गया है, तो अंडर 50 रैंक उनका है। उनके हमने आपको सैंपल एक दिखाया। आप देखोगे मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में उसको उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। या फॉर एग्जांपल और कुछ कैंडिडेट्स के हमने दिखाया आपको, जैसे ये कैंडिडेट, इनका ऑब्वियसली अंडर 50 रैंक आया, तो इनका 98 आया। 98 नो डाउट, थोड़ी हैंड राइटिंग इनकी अच्छी नहीं है और थोड़ा सा कुछ चीजें मिस था, अदरवाइज ये बेटर और डिजर्व करते थे। या शुभम का आपने दिखाया था मैंने 113। ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, सीधी सी बात है, किसी टॉपिक को लो, फोर में लिखो और अगेंस्ट में लिखो, दैट्स इट। बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है, बल्कि इंट्रोडक्शन के फॉर्म में नहीं जाना है। ये आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि सर मैंने ये टॉपर का देखा, या इन्होंने कहा, मैंने तो पूरा इंट्रोडक्शन लिखा। एक चीज ध्यान रखो, हम जो कुछ कह रहे हैं वो न मुझे एग्जैक्ट पता है कि उनको ये में आर्गुमेंट में कितने मिला, और न उनको पता है। क्या कोई कैंडिडेट कह सकते हैं कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुझे आर्गुमेंट राइटिंग में इतने मार्क्स मिले होंगे? नहीं, क्योंकि यूपीएससी आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर टू के मार्क्स दे रही है। वो आर्गुमेंट का तो सेपरेट करके नहीं दे रही है, वो रिपोर्ट का सेपरेट करके नहीं दे रही है। हम एक्सपेक्टेशन ये करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं जिन कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ उनके आधार पे मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है अब एक ये फॉर्मेट है, तो मैं समझता हूं कि ये फॉर्मेट आपको प्रीफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं दिखा रहा हूं कि इस ढंग से भी आप ये कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट इनफैक्ट 2011-12 तक ये फॉर्मेट बेटर था। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने दोनों फॉर्मेट में एग्जाम दिया। 2012 में भी मैंने एग्जाम दिया, जब आर्गुमेंट राइटिंग 75 वर्ड्स में लिखना था। 75 वर्ड्स में तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो ना। तो उस फॉर्मेट में उस टाइम के लिए ये वाला फॉर्मेट सही था कि आपने फोर में लिखा, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर अगेंस्ट में, इस ढंग से लिखा। लेकिन अब जो 2013 से आपके आ रहे हैं, वो इनिशियल 2013 से लेके कपल ऑफ ईयर्स में 300 वर्ड्स दिए हुए थे, उसके बाद वो वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं। अब जो है कि वर्ड्स आपके पास नहीं है, लेकिन पेजेस तो आपको 3 दिए हुए हैं, मार्क्स 20 दिए हुए हैं, पेजेस 3 दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि मोर और लेस 300 वर्ड्स में आपको वो उसको कंसीडर करना है। तो एक ये फॉर्मेट, अब बेटर ये दूसरा फॉर्मेट ये है। अब इसमें आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, चाहो तो नंबरिंग नहीं भी कर सकते हो। नंबरिंग कर दो तो मेरे अनुसार ज्यादा सही है, लेकिन नंबरिंग वहां करो जहां आपको लगता है कि 5 हम प्रॉपर जान रहे हैं फोर में, और 5 जान रहे हैं अगेंस्ट में, तो उसमें नंबरिंग ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे यहाँ मैंने 5 पॉइंट्स स्टैंडर्ड है, 5 पॉइंट्स लो, उसके संबंध में सोचो, उसके फोर में लिखो। आप, मैंने बोला ना कि आप चाहो तो इंट्रोडक्शन 2 लाइन में दे सकते हो, 2 लाइन्स का इंट्रोडक्शन। यदि नहीं, तो इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। और चाहो तो 2 लाइन का इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन कभी ना दो, मैं ये समझता हूं इस वजह से कि जो एनर्जी आप इंट्रो और कंक्लूजन में लगा रहे हो, इट्स बेटर है कि उसका यूज जो है वो आप आर्गुमेंट में डेवलप करने में लगाओ।
अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हम जैसे प्रीवियस के देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम शायद समझ नहीं पाते हैं। अब हमको उसमें किस ढंग से आर्गुमेंट को डेवलप करना है, ये भी हम देखते हैं। अब ये जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको एक्चुअली ज्यादा पॉइंट नहीं पता होता है, तो आप कुछ का जैसे जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें से ये कैंडिडेट एक दो हैं कि सर मैं एक ही पैराग्राफ में कर देता हूँ। देखो डियर, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम आपका नहीं है, ये टेंथ का आपका एग्जाम नहीं है, ट्वेल्थ का आप एग्जाम नहीं है कि आप सोचोगे कि एग्जामिनर को हम धोखा दे करके आ जाएंगे। ये टेंथ और ट्वेल्थ में ऐसा नहीं है, वहां भी आप टीचर को धोखा नहीं दे रहे हो। वो इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है, हमें क्या मतलब है, ये इसका एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया 5 मार्क्स, चलो दे दो, पास कर दो। ये कम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ हर को ये शेड्यूल, ये चीजें रहती है, आपको इतने कॉपी चेक करना है, ये ऑब्जेक्टिव आपको अपने आप में रखना है कॉपी चेक करने में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आपको यहाँ प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ आप ये सोचोगे कि मैं पैराग्राफ में, एक ही पैराग्राफ में सारे फोर को घुसा देता हूँ, एक ही पैराग्राफ में सारे अगेंस्ट को, तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा? नहीं, ये कभी मन में रखो ही नहीं। जो भी एग्जामिनर है, आप जितने प्लेन वे में लिखोगे, जितने क्लियर वे में लिखोगे, जितने ल्यूसिड वे में लिखोगे, उतना आपके लिए फायदा है। तो आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। ये ठीक है। अब जैसे ये चलो हम फॉर एग्जांपल हम ये इसमें देखते हैं 2011, फॉर एग्जांपल देखो कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये 2012 में मैंने दिया था ये फर्स्ट टाइम। तो अब ये देखो, जो डेवलप काउंटर आर्गुमेंट टू द फॉलोइंग इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो 75 वर्ड्स है, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, यानी 2 दिया हुआ 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स के टोटल। अब ये देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। अब क्या इसमें एक्सप्लेन, अब देखा देती हो टॉपिक तो बड़ा सा है। अब इसमें लिखोगे, 4 में लिखो फ्रीडम ऑफ एब्सोल्यूट इज, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो अब क्या लिखोगे कि जो भी है आपका आर्टिकल 19, ये अब उसको ये नहीं लिखो कि इसमें जब 4 में लिखने लगोगे तो क्या लिखोगे कि सिंस इट इज अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट जनरली एब्सोल्यूट होता है, तो आप बस लिख दो इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके, नेक्स्ट ये करो, कर सकते हो कि इट इज द बेसिक ह्यूमन राइट। आप जो एक्सप्रेशन अपना कर रहे हो, तो एज ए ह्यूमन राइट हमारा एक्सप्रेस करने का ये हमारा राइट है। तो ये कर सकते हो, इट इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट ऑल्सो, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। ये फिर लिख सकते हो, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एक्सप्रेशन इज नेसेसरी। तो सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स, अब 75 वर्ड्स में लिखने हैं, तो बहुत ज्यादा तो आप इसमें नहीं कर सकते हो। अगेंस्ट में करोगे तो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है किस फॉर्म में, कि हम किसी भी ये फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी इसमें जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। यन वन, इट इज नॉट एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, इट इज, देयर इज रेस्ट्रिक्शंस, ये है। नेक्स्ट, our fundamental right of expression is not absolute, since we have to limit to ourselves, we should not harm to other person। आप आपने इस ढंग से ये कर दिया, ठीक है। फिर ये है कि कोई भी सोसाइटी को ये मूव करने के लिए देयर शुड बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स इसमें हो गए। अब हम यही 300 वर्ड्स के हैं, तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर पॉइंट को। अब ये जैसे देखो, ओल्ड इज गोल्ड आपको दिया हुआ है। अब ओल्ड इज गोल्ड क्या है ये देखा जाए, अब रैंडम यदि आपको एग्जाम में आ जाए इस टाइप का, तो ये आपको सोचने के लिए ये जरूरत पड़ेगा। अब नॉर्मल आप मान के चलो कि अभी ये फर्स्ट टाइम जीवन में आपने टॉपिक देखा। अब ओल्ड इज गोल्ड का क्या मतलब है, एक तरह से ये कह सकते हो एक्सपीरियंस मैटर्स, ठीक है। तो द मोर एक्सपीरियंस ए पर्सन इज बेटर द पर्सन कैन वर्क। या किसी चीज का बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कि ओल्ड होने पे उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, या जो भी है। तो उस सेंस में ये कर सकते हो कि द मोर जो मैच्योरिटी कम्स विद एज, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो कि मैच्योरिटी जो है एज के साथ आता है, या मैच्योरिटी कम्स विद एक्सपीरियंस। तो उस फॉर्म में आप इन चीजों को, इन चीजों को ये कर सकते हो। अब ओल्ड इज गोल्ड ये अब नहीं करना है, तो इसमें से नहीं जब करना है, अगेंस्ट में इसके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड इन दैट चेंज वंस वी आर नॉट रेडी टू चेंज, या ये अब हमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं करना है, ये सीधा देना है एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड इन द चेंजिंग एनवायरमेंट न्यू इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल। और आप एग्जांपल दे सकते हो कोई चीज का कि टेक्नोलॉजी या चीजें चेंज हो रही है, जो आप हमने 5 इयर्स बैक किया उसका आज कोई यूटिलिटी नहीं है।
तो इसको न्यू चीजों के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स आप उसको दे सकते हो, तो तीन चार ये आपके आ जाते हैं। अब जैसे ये नेक्स्ट सेम था, जिस साल मैंने फर्स्ट टाइम सीएपीएफ का एग्जाम दिया था, तो एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज ए बेन फॉर अ स्मॉल ट्रेडर। तो इसमें देखो, हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट में है पॉजिटिव और निगेटिव, हमको नहीं देखना है कि इसके क्या प्लस हैं या क्या माइनस हैं। इसमें हमें ये देखना है कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, ये जस्टिफाई कैसे हो। तो ये एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज बेन फॉर अ स्मॉल ट्रेडर, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट को दिखाना है कि ये नुकसानदायक है स्मॉल ट्रेडर के लिए। अगेंस्ट में जब लिखोगे तो बोलोगे कि ये स्मॉल ट्रेडर के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब मान के चलो इसको फोर में लिखना है, तो फोर में क्या लिखोगे कि जो स्मॉल ट्रेडर हैं तो उनके पास कम कैपिटल होता है, और वो बहुत सारे एक तरह से बल्क में परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वो स्मॉल यूनिट में प्रोक्योर करते हैं, तो उनका जो चीज होता है रिलेटिवली वो कॉस्टली शायद प्रोक्योर कर पाते हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत है। फिर बड़े जो कंपनी होते हैं वो बहुत डिस्काउंट भी दे सकते हैं, कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। छोटे स्मॉल ट्रेडर जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बड़े ट्रेडर के पास जो होता है बहुत ज्यादा कैपिटल होता है, छोटे ट्रेडर के पास जो है वो कैपिटल उतना नहीं होता। तो इन थ्री फोर पॉइंट्स को आप लेकर के उसको कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे था कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपोजिशन। तो अब आप इसमें से एंटी डेमोक्रेटिक है, इसको जस्टिफाई करना है, तो फोर में एंटी डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब फोर में क्या है। अब एक तरह से जो यही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, कुछ चीजों को आप ये करोगे तो जो कंट्रोल करते हैं तो ये क्या करता है, कर्टेल करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें ये देखोगे फ्रीडम, अब देखा जाए तो 2011 वाले यदि हमने कुछ चीजों को यदि करके गए होते तो 2012 में फायदा होता वो चीज को लिखने में। तो सेम ईयर में देखा जाए तो वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका चीज को आप यहाँ यूज कर सकते थे। तो यहाँ कंट्रोल, तो ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये नुकसान पहुंचा रहा है। फिर ये क्या है, क्रिएटिविटी को हार्म कर रहा है, तो ये आपके क्रिएटिविटी को भी हार्म कर रहा है। फिर दूसरा जो है, आप किसी चीज को जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसमें से कुछ आइडिया जो जनरेट हो रहा है वो हिंडर हो रहा है। बहुत सारे चीजें रेगुलेशंस के कारण लेस पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू लिंक विद पीपल। ये चीज है कि जैसे हमने किसी चीज को शेयर कर दिया, किसी चीज को ये किया, अब उस पर कंट्रोल्ड है, तो ये हमारे लिए, तो कौन सोचता है कि ठीक है हम उसको नहीं ले। अब ये जैसे है, अब उसके अगेंस्ट में लिखोगे तो कंट्रोल जरूरी है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है। तो एवरी राइट हैज सम रेस्ट्रिक्शंस, तो आप ये करोगे देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्शंस। हमारा एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को, तो इन नंबर ऑफ चीजें आपको इसमें मिल सकता है। अभी फॉर एग्जांपल हम इधर चलते हैं, सपोज 22 जो लेटेस्ट आपका ये है। अब फॉर एग्जांपल ये दोनों जैसे देखा जाए तो ये एक तरह से ये अभी जो है वीडियो गेम से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, पहले भी पूछे गए हैं। कभी कभी देखो क्या होता है, कुछ चीजें जो आर्गुमेंट में कभी पूछा जा रहा है, कभी आपका जो है वो रिपोर्ट राइटिंग में पूछा जा रहा है, और कभी जो है वो आपको एसे में पूछा जा सकता है। तो जो तीनों कंपोनेंट हैं, इधर आपका रिपोर्ट राइटिंग हो, इधर आपका आर्गुमेंट राइटिंग हो, या फिर वो आपका एसे हो, हमें होलिस्टिक वे में देखना है। हमको इस तरीके से देखना है कि वो हम इस ढंग से प्रिपेयर करें कि यदि सेम चीज पे वो आता है, यदि एसे लिखने के लिए आता है तो हम एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मोल्ड कर सकें। यदि सेम चीज आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो हम उसको आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोल्ड कर सकें। सेम चीज यदि रिपोर्ट के फॉर्म में आता है तो हम रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोल्ड कर सकें। तो ये आपके पास मोल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जस्ट ये लेटेस्ट आपका दोनों पूछा गया है। अब लेटेस्ट पूछा गया क्या है, अब सपोज आप कुछ भी नहीं जानते हो, एक चीज तो जान रहे हो ना कि वीडियो गेम्स जो भी है, इनफैक्ट कोई भी गेम है, वीडियो गेम हटा दो थोड़ी देर के लिए, वीडियो हटा दो हटा, गेम्स शार्पन द माइंड मान के चल रहे हैं। तो कोई भी गेम खेलते हैं आप तो उसमें आपके फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो गेम है तो ऑब्वियसली बात है उसके संबंध में लिखना है। तो वीडियो गेम में क्या है, आपको डिफरेंट मूव करना होता है, तो ये शार्पन माइंड करता है। तो इसके पॉजिटिव में आपको लिखोगे कि ये फोर में क्या लिखोगे कि इट इज हैविंग सम कपल ऑफ टास्क, तो ये कुछ टास्क हैं, तो उस टास्क को समझना होता है। तो अब ये देखो, एक चीज है कि सेम पॉइंट को हमको ब्रेक करने का आर्ट आना चाहिए।
सेम टास्क को ब्रेक करने का टास्क आता है। ए लॉट ऑफ टाइम होगा ना कि जब आप रैंडम सोचते हो किसी टॉपिक को देखते हो, तो फिर आपके लिए वो लगता है ना कि हम इस टॉपिक को किस ढंग से कर पाएंगे, हम इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं, ये शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। ये तो ब्रेक करने का चीजों को डालो, ब्रेक करने का हैबिट डालो। अब जैसे यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट ये कर सकते हो कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग सपोज ये लिख दिया, तो एक पॉइंट एक्सप्लेन करो कि इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें ऑप्शन अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। अब दूसरा, इट इज हैविंग मेनी स्टेप्स। कोई भी आप गेम खेलते हो तो मेनी स्टेप्स होते हैं और हमें हर स्टेप्स को कंसीडर करना पड़ता है। तीसरा, एक तरह से क्या है, साइमल्टेनियसली आपको कई एक्टिविटी करना पड़ता है, ठीक है, आपको साइमल्टेनियसली जो है मल्टीपल एक्टिविटी करना पड़ता है। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, सम गेम्स रिक्वायर कोऑर्डिनेशन विद अदर टीम मेंबर्स। कुछ टाइम जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर टीम मेंबर्स की भी जरूरत होती है। जैसे कुछ गेम होते हैं ग्रुप में हम लोग खेलते हैं, मान के चलो हम लोग का मतलब है, मैं नहीं कर रहा हूँ अपना, ये जनरली पीपल प्ले, ओके। तो एक ग्रुप कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तीसरा ये है, चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट उसको कर सकते हो, पांचवा पॉइंट में ये कर सकते हैं कि हमें अपने अपोनेंट्स को भी समझना है। देखो कुछ गेम होता है कि आप ग्रुप में खेल रहे हो, कुछ गेम जो है वो कंप्यूटर आपको प्रेजेंट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड वगैरह आप अकेले भी खेलते हो। तो सम टाइम क्या होता है ना कि कुछ कार्ड या उस टाइप का, तो वो कार्ड जो होगा कि आप नेक्स्ट ये किए तो वो टफ टाइप का सेट करने की कोशिश करता है सम टाइम। जैसे कोई डायनेमिक गेम जिस ढंग का होता है, तो आप एक खेल रहे हो और आपके तरफ से कंप्यूटर एक खेल रहा है। जैसे चेस वगैरह में भी होता है कि आप कंप्यूटर के साथ प्ले कर रहे हो। तो ये आपको अपोनेंट को भी समझने में मदद करता है, ये चीजें हैं। उसके बाद क्या है कि कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वी हैव टू कीप कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड देयर। लिटिल डेविएशन हम हुए, कुछ गेम ऐसा है कि आपको विद इन सेकेंड, एक सेकेंड का मिस्टेक, आपका हाथ कितना अच्छा चल रहा है वो ज्यादा ये होता है, तो उसमें से हम थोड़ा सा मिस्टेक किए तो वो दिक्कत होता है। बहुत सारे हैं कि रियल लाइफ में चीजों को रियल टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन हमें प्रेजेंट करता है। तो अब ये फोर में ये लिख दिए। अब अगेंस्ट में लिखोगे, तो अगेंस्ट में लिखोगे तो क्या होगा, इट इज किलिंग टू मच टाइम। ठीक है, तो टू मच टाइम ये होता है कि टू मच टाइम ये किल करता है। उसके बाद तो ये शार्पेन बहुत बार की टाइम हमारा किल हो जाता है। दूसरा ये है कि जो एक तरह से ये मान के चलो हेल्थ हजार्डस ये होता है, ये शार्पेन की जगह जो है शार्पेन ना करके ये हेल्थ हजार्ड्स हमारा क्रिएट करता है। तो ये है समटाइम, जैसे क्या होता है कि जो हम एक तरह से अपना पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं शार्पन माइंड, लेकिन समटाइम जो एग्जॉस्टिव हो जाता है तो हमारा जो दिमाग अच्छा चलने के अपेक्षा जो है वो कम चलने लगता है, तो वो एग्जॉस्टिव हो जाता है। फिर जैसे बहुत बार जो टू मच स्क्रीन टाइम जो होता है समटाइम हमारे माइंड पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और वो इनफैक्ट रादर देन गिविंग पॉजिटिव आउटपुट, ये हमारे माइंड के सोचने की समटाइम शक्ति को कम करता है। फिर उसके बाद जो होता है कि टू मच वायलेंस समटाइम इन सम गेम्स एंड ऑल आर लाइक टू मच वायलेंस एंड ऑल, सो रादर देन गिविंग कंस्ट्रक्टिव थिंग्स और पॉजिटिव थिंग्स इट गिव्स निगेटिव बैकअप निगेटिव थिंग्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखो, शायद अब फॉर एग्जांपल मैं इन क्वेश्चंस को एक फॉर एग्जांपल देख रहा हूं, या आप लोग जो एग्जाम, कुछ लोग आपने से ऑलरेडी एग्जाम दिए हुए हो, कुछ लोग सेलेक्ट भी मान के चलो कि रिटन क्वालिफाई किए, कुछ लोग हैं जो सपोज इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम में किसी को नहीं पता ना अभी कि कितना एग्जैक्ट उनको मार्क्स इसमें मिला होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप परफेक्ट कभी लिख ही नहीं सकते हो एग्जाम में, आपके पास लिमिटेड टाइम। लेकिन आप सोचने का ये करो कि रैंडम कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो उस ढंग से आपको चीजों को सोचना है। अब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस पे है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट, तो यूएन जो है वो रिडंडेंट हो चुका है। तो उसके एक और, अभी इसके पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस करूं, आप लोग अपना अपना एक टॉपिक अभी सोचो, ये 5 मिनट्स में आप लोग अपने एक एक टॉपिक जस्ट सोच के रखो। ये इस वजह से कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी जैसे आप टॉपिक दो उस पर
मैं एटलीस्ट थॉट दूंगा कि किस ढंग से आप इसको सोच सकते हो। तो विद इन 5 मिनट्स आप अपने लेवल में एक टॉपिक सोचो जिस पर हमको वर्क करना है, कि आप ये बता सकते हो कि हाँ हमें ये टॉपिक है, तो कुछ को हम मैं मौका दूंगा। अब जैसे सेकेंड जो टॉपिक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट। जो रिडंडेंट, अब मान के चलो फॉर एग्जांपल लो, रिडंडेंट टर्म जब तक आपको पता होना चाहिए, एक ये में एक चीज ध्यान रखो कि यूनाइटेड नेशंस, मान के चलो थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन लो कि रिडंडेंट का आपको पता नहीं है, सपोज करो। अब इतना तो आपको पता है ना कि यूनाइटेड नेशंस जो बना था किस लिए, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, कि युद्ध की स्थिति ना हो, हम शांति स्थापित करें, पीस इस्टेब्लिश करें। और वो चीज एक्चुअल में नहीं हो रहा है प्रॉपर। रसिया यूक्रेन वॉर, या आप और कुछ कंट्री में देख रहे हो प्रॉब्लम चलते रहते हैं, जैसे इंडिया चाइना का प्रॉब्लम, इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम, या बहुत सारे जो अदर कंट्रीज हैं, ईरान और इजराइल या जो भी है। अब वॉर डायरेक्ट नहीं हो रहा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो है। तो रिडंडेंट का मतलब तो ये आप मानो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है, रिडंडेंट का मतलब क्या है कि वो आज के डेट में उसका यूटिलिटी बहुत अधिक नहीं रहा है। जैसे कोई चीज है ना कि ये फैशन रिडंडेंट हो गया, इसका मतलब है आज ये फैशन अब चलन में नहीं है, इस फैशन आउटडेटेड हो गया है। तो आउटडेटेड, या कह सकते हो नॉट हैविंग यूटिलिटी इन प्रेजेंट टाइम। तो इसमें तो अब जस्टिफाई इसको करना है। तो रिडंडेंट कैसे है, इसमें आपको जस्टिफाई करना है। तो रिडंडेंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट आप ये है, इट इज नॉट एबल टू स्टॉप वॉर्स। एग्जाम्पल आप जस्टिफाई कर सकते हो रसिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो ये आपने एक एग्जाम्पल दिया। और बहुत ज्यादा जो कुछ कुछ जगह जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो उसके संबंध में आपको ये करना है। या फॉर एग्जाम्पल, तो एक ये रिडंडेंट, P5 power, P5 countries are doing many things on its own, or United Nations is not able to take any action against P5। जिनके पास परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। भी तीसरे ये पॉइंट कि इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इट नीड्स मोर इंक्लूसिव कंट्री लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, जिसके पास 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, आप उनको सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक्सपेंशन ऑफ नेटो, नेटो का भी इस टाइम एक्सपेंशन हो रहा। आप यूनाइटेड नेशंस को बनाए और नेटो का एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये प्रिडंडेंट फेलियर है। मोर न्यूक्लियर वेपन्स, मोर कंट्रीज आर ट्राइंग टू प्रोक्योर न्यूक्लियर वेपन्स, इसका मतलब है कि इसकी यूटिलिटी कम हो रही है। तो ये आपके मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब अगेंस्ट में आते हैं। अब अगेंस्ट में तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि रिडंडेंट नहीं है ये। तो रिडंडेंट नहीं है तो कैसे जस्टिफाई करोगे, पहली बात। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये इफेक्टिव है। क्योंकि तीसरा वर्ल्ड वार भी हो सकता था, लेकिन इसने जो भी किया, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने दिया। तो पॉजिटिव इसका है कि ये नहीं करने दे रहा। दूसरा ये है, डायरेक्ट टू सुपर पावर्स आर नॉट कमिंग इन कंफ्लिक्ट, एक्सेप्ट देखा जाए तो कुछ टाइम में इनडायरेक्ट भी वे में ये रहते हैं। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में दोनों पावर नहीं आए हैं। ओके, सो ये है कि नो टू सुपर पावर्स आर कमिंग इन डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन, या हम कह सकते हैं P5 के कंट्री जो हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं है। फिर आप ये चीज को करोगे कि इट इज नॉट ओनली अबाउट दैट पीस, it is United Nation organizations have many different organs and they are working for betterment of the world। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इसके संबंध में काम करता है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस ये नहीं है, तो पीस तो स्टेब्लिश किया हुआ है, अभी वॉर नहीं हुआ थर्ड वर्ल्ड वॉर, या दो सुपर पावर फाइट नहीं कर रहे हैं। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के बहुत सारी चीजें कर रहा है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारी चीजें कर रही है। फिर लोगों के जो ग्लोबलाइजेशन है, जो पीस एंड हार्मनी स्टेब्लिश करने में ये योगदान दे रहा, कंट्रीब्यूट कर रहा, कि जो ग्लोबल
ट्रेड बढ़ रहा है, ग्लोबल लेवल पे लोग पीपल एक दूसरे के संबंध में आ जा रहे हैं, एक दूसरे के समस्याओं को, बहुत सारे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और मोर एंड मोर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग, दैट्स मीन people are having a still faith in multilateral organization, and this United Nations is the largest organization. ओके, सो आप ये इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, रिडंडेंट नहीं हुई है, चीजें वर्क कर रही है। ओके, कुछ चीजें हम और डिस्कस करेंगे अभी। अब फॉर टाइम बीइंग आप जो भी यहाँ प्रेजेंट हो, आप, मैंने अभी बोला कि आप कोई अपना एक टॉपिक सर्च करो, कोई एक टॉपिक बताओ जिसपे मैं कुछ डिस्कस कर सकूं। तो कोई भी आप ये बताओ। ओके, प्रद्युम्न। यस, प्रद्युम्न। ओके, चलो किसी के लिए भी ओपन है, कोई भी ये कर सकते हो। ओके, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, ओके, ये आपका एक है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, और दूसरा, चलो ठीक है, मैं अभी एक या दो, पहला जो है, ये जो सबसे पहले हमारे पास आया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, इसको फोर में जब हमको ये करना है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप का क्या मतलब है कि नॉर्मली मैरिज इज अ हार्मोनियस रिलेशन, और मैरिज, दोनों को, मैरिज गिव्स अपॉर्चुनिटी टू लिव टू पीपल टुगेदर टू शेयर देयर बेटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दोनों एक दूसरे में सहयोग करें। अब इसमें फोर लिखोगे तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, इसका मतलब है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए। तो ये चीजें कहोगे कि फोर्स, कोअर्सिव सेक्स और रेप इन एनी फॉर्म, पहला आप पॉइंट, सिंस ये रेप है, तो रेप इन एनी फॉर्म इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। तो आपको फोर में ये करना है कि जस्टिफाई करना है कि रेप इन एनी फॉर्म इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट्स व्हाई मैरिटल रेप आल्सो शुड कम अंडर क्रिमिनल ऑफेंस, पहला पॉइंट है। दूसरा, मैरिज इज फॉर making people better. It is not to coerce the other person. And that marital rape is a coercive activity. Okay. So it should always be discouraged, and doing the thing as criminal act will discourage. Okay. Next, आप ये पॉइंट रखते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। और वायलेंस क्या है, फिजिकल फॉर्म में भी वायलेंस है, और मेंटल फॉर्म में भी वायलेंस है, ठीक है। तो ये एक तो ये कह सकते हो। अब हम देखो, अब वायलेंस है, अब ये हम टॉपिक नहीं जानते हैं, तो इसको आप ब्रेक करने का कोशिश करो कि उस टॉपिक को ब्रेक करो। तो इट इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई फीमेल है, वो उस समय मान के चलो कि मेंटली सी इज नॉट रेडी टू डू सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो उसके खिलाफ क्या है, आप फिजिकल वायलेंस भी कर रहे हो। या समटाइम फॉर एग्जांपल कोई पीरियड के ड्यूरेशन में है, या मान के चलो वो हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, या जो भी है वाइफ की, तो वो क्या है, एक तो आप फिजिकल क्रूअल्टी क्रूअल्टी कर रहे हो, दूसरा आप इसको कर सकते हो, इट इज ऑल्सो अ मेंटल टॉर्चर, सो इट शुड ऑल्सो कम अंडर दिस थिंग। और ये क्रिमिनलाइजेशन ये करते हैं, तो इट विल हेल्प इन वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन हैज देयर बॉडली ऑटोनोमी। ओके, सो बॉडली ऑटोनोमी, ये चीजें हैं, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। अब अगेंस्ट में लिखोगे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, ओके, इट शुड नॉट बी देयर। अब इसमें से अगेंस्ट में ये करोगे, तो ये जैसे देखोगे कि इंडिया में जो फॉर एग्जांपल ट्रेडिशन है, या दुनिया के अदर कंट्री, जैसे हम इंडियन जो मैरिज यदि हम देखते हैं, तो मैरिज सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी अब इंडिया में भी थोड़ा जो डाइवोर्स की केसेस बढ़ने लगे हैं, अदरवाइज इंडियन सोसाइटी में वो जो मानते हैं ना कि जो शादी जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता है। तो सम टाइम फॉर एग्जांपल ये एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक क्रिमिनल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज हैविंग सेक्स विद लाइफ पार्टनर, और वो जो एक तरह से सेक्स इज पार्ट ऑफ मैरिटल लाइफ, बट सम टाइम आइदर ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग और आइदर ड्यू टू सम ऑफ द थिंग्स,
it is, even if it is not a like of rape, but some people are doing means doing allegation of that. समटाइम क्या होता है कि पर्सनल स्कोर को करने के लिए, टू टेक द रिवेंज ऑन फैमिली मेंबर और समथिंग, they are doing allegation also. If family, for example, this marital things is comes under criminalization, if you do, then entire, for example, judiciary, or if you are making this very liberal, so so many cases will be filed. And even, for example, some other things are there in that civil, or for example female will add something. If for example it common course of action, if you are saying something and all, and if she is not ready, then she can blame that thing ki doing the thing. So ये सोसाइटी फिर ये है कि सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए, सोसाइटी को इंटैक्ट फॉर्म में, अब जस्ट फॉर एग्जांपल लो, इससे फैमिली भी तो ब्रेक होगा। अब मान के चलो किसी फीमेल है या मेल है, दोनों के बच्चे हैं, सपोज एक बच्चा 3 इयर्स का है और एक बच्चा 1 ईयर का है। अब सपोज आपने क्रिमिनलाइजेशन उसको कर दिया, हस्बैंड जेल में चला गया। अब मान के चलो कि क्या है, वो फैमिली का तो बर्डन आएगा, तो दिस विल बी ऑल्सो मीन्स डिस्ट्रॉय द फैमिली स्ट्रक्चर। जो बच्चे होंगे, किड्स, इट विल बी गिव बैड इम्पैक्ट ऑन किड्स। तो ये सारे चीजों को सोशल हार्मनी और ये, तो इसको अगेंस्ट में लिख सकते हो। अब जैसे सेकेंड एक, आई होप थिंग्स आर क्लियर लिटिल एटलीस्ट। नेक्स्ट जैसे हम एक ये लेते हैं, CSPF शुड रिप्लेस आर्मी इन द कश्मीर वैली। एक दूसरा जो है कि CSPF शुड रिप्लेस आर्मी इन द कश्मीर वैली। ठीक है, तो CAPF जो है उसको रिप्लेस करना चाहिए। अब देखो एक चीज है, तो इसको 4 में पहले लिखना है। तो कश्मीर में देखोगे कि अभी रिसेंट टाइम में, फॉर एग्जांपल, जो बाइफर्केशन के बाद मोर पीसफुल एटलीस्ट इन्वायरमेंट है, तो एक चीज ये है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, एंड इन दैट वे CAPF विल बी मोर इफेक्टिव। तो एक पॉइंट आप ये लिख दोगे। दूसरा पॉइंट आप ये इसको इस ढंग से लिख सकते हो कि आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है, आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, वो डिफरेंट वे में होती है। उनका जो है फिजिकल फोर्स अप्लाइंग और इनमी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उनके ट्रेनिंग होते हैं। लेकिन जो CAPF की ट्रेनिंग होती है, वो CAPF की ट्रेनिंग पब्लिक डीलिंग में ज्यादा होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे। दूसरा ये है कि जो आज के डेट में जो हम, ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है मेनली, मेजोरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी में दे आर पीपल, उनके ऊपर जितने हम एक तरह से पोलाइटली और चीजों को हम हैंडल करते हैं, उतना ज्यादा बेटर होगा। अब CAPF, जो डिफरेंट CAPF हैं, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट पब्लिक डीलिंग्स में की जाती है। वो आप बहुत सारे एक्टिविटी जो भी हैं, आइदर देखोगे बोटिंग से लेकर के हर चीजों में, तो CAPF को यूजुअली वो देखते हैं इवन रूटीन टास्क वगैरह में, तो देयर इज कॉन्फिडेंस इन दैट। फिर बहुत सारे जो आपके रूटीन एक्सरसाइजेस टास्क में जो CAPF में है, मोर एंड मोर वीमेन आर इन एक्टिव रोल, एंड इन कश्मीर वैली ऑल्सो। So it will also help to come means make confidence of women also. तो ये सारी चीजों को ये करोगे। अब कुछ जगह पे इनफैक्ट इट इज ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑल्सो देयर इज डिमांड कि CAPF कैन मैनेज द थिंग्स इन बेटर वे, because of their training, because of their public interaction, because of their non-lethal training and other type of things. तो ये 4 में लिखोगे। अब अगेंस्ट में लिखोगे नो, कि नो इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। अब ये चीज क्या है कि कश्मीर जो है, कश्मीर में हमारे पास बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का। अब यदि हम फॉर एग्जांपल अभी चूंकि जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया, तो लद्दाख है, तो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो जो चाइना तरफ है वो तो लद्दाख वाले एरिया में है और डिफरेंट एरिया में। लेकिन यदि हम मेनली कश्मीर को देखें तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से ऑलवेज इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो उस इन्फिल्ट्रेशन के कारण जो है, इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, उसके कारण हमारे लिए ये जरूरी है कि वहाँ आर्मी को रहना जरूरी है। और रेगुलर रूप से इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसको डील करने के लिए वी रिक्वायर आर्मी। ओके, नेक्स्ट, आर्मी आर्म फोर्सेस फॉर एग्जांपल आर द पिलर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, एंड इफ दे आर देयर, तो दैट गिव्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो कि आर्मी इज देयर। ओके,
नेक्स्ट ये है। एंड फिर नेक्स्ट ये, आर्मी इज नॉट ओनली डूइंग फाइटिंग थिंग्स, दे आर ऑल्सो रनिंग सो मच सिविक एक्टिविटी एक्शंस प्लान, सो दैट ऑल्सो शुड बी देयर। ये नेक्स्ट ये है कि आपके पास जो भी आर्म फोर्सेस वगैरह हैं, तो हमेशा जब आप इनमी के साइड में हो तो आपके पास हमेशा उनके वो वहाँ एक्टिव मोड में होना चाहिए, सो दैट इफ एट एनी इवेंचुअलिटी they can take the position in better way, they can be always in battle mode। तो उनके ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। ओके, नेक्स्ट ये जो आपका है, जो इनमी है हमारे एक तरह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये जरूरी है कि आर्मी का प्रेजेंस वहां रहे। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप उसमें अगेंस्ट में ये कर सकते हो। अब आज हमने जैसे टू टॉपिक्स को ये डिस्कस किया, कुछ जो आपके और टॉपिक्स हैं ये इनको मैं नेक्स्ट जो है कल वाले सेशन में हम इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो सेशन करने का जो और जिनका टॉपिक है वो मैं नोट करके रखता हूँ, उनको मैं कल डिस्कस करूंगा उस टॉपिक को। एक चीज जो ये सेशन का हमारा ये मकसद है कि आप कोई भी टॉपिक आए एक सोच सको किसी चीज में, आप अपना एटलीस्ट रैंडम भी कोई भी रैंडम टॉपिक आता है उसके प्रति थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा शांति से उसको सोचोगे। आपके पास रफ वर्क के लिए सीट दिया हुआ रहता है, उस रफ वर्क में पॉइंट को पहले लिखने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए मान के चलो एक पार्टिकुलर टाइम में आपने सोचा कि यस इस टॉपिक पे हमें लिखना, ऑब्वियसली आपके पास यहाँ चॉइस ही नहीं है, ऐसे को छोड़ करके किसी भी कंपोनेंट में आपके पास चॉइस नहीं है। मे बी किसी टाइम में आपको लगा कि यस ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, या जो ट्राई टू ब्रेक द टॉपिक, आपका जो टॉपिक है उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। टॉपिक को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में करके कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। और उसके बाद हाँ कोई हो सकता है ऐसा वर्ड आ जाए जिसके मीनिंग आपको दिक्कत लगता हो, तो उसमें तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा हमेशा होता है, लेकिन कोशिश करो कि उसको कंप्रीहेंड करने का और वो चीजों को। और फिर जब रफ में आप कर लेते हो तो पॉइंट्स को ब्रेक करने की ये हैबिट रखो। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग आज का सेशन हम फिनिश करते हैं, सेम टाइम 7:30 पे कल हम फिर से रखेंगे। और जो कुछ ये टॉपिक्स आपने दिया है वो उसको करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो आप अपना ये सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट आपका चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, फिर हम रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें हम ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। मतलब ये 3 डेज मैंने बोला है तो मे बी वो और भी चलेगा। ओके, थैंक यू।